क्लास 11 स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड फ्यूचर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स की एक्सप्लेनेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ के साथ। तो ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं राइटिंग और सिटी लाइफ के बीच का कनेक्शन। इन दोनों के बीच में बहुत मेजर कनेक्शन है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म जान लेते हैं, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया दो ग्रीक वर्ड्स मेसोस एंड पोटामोस, यहाँ पे ओएस आ जाएगा, मेसोस और पोटामोस से मिलकर बनी है। मेसोस का मतलब होता है मिडिल और पोटामोस का मतलब होता है रिवर, यानी कि मेसोपोटामिया इज द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। दो नदियों के बीच का जो लैंड एरिया है, लैंड एरिया दैट इज नोन एज मेसोपोटामिया। ये दो रिवर्स हैं, एक है यूफ्रेट्स एंड वन इज टिग्रिस, और उन दोनों के बीच का जो लैंड एरिया है उसको हम मेसोपोटामिया बोलते हैं। नाउ मेसोपोटामिया मीन्स लैंड बिटवीन टू रिवर्स यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है ये बहुत फेमस सिविलाइजेशन है। ये इसकी प्रॉस्पेरिटी की वजह से जानी जाती है। इस जगह पे जो है बहुत ज़्यादा फूड फैक्टर्स की प्रॉस्पेरिटी थी, जिसकी वजह से इस सिविलाइजेशन ने प्रॉस्पेयर करना स्टार्ट किया था। यही नहीं, यहाँ पर सिर्फ प्रॉस्पेरिटी की वजह से नहीं, यहाँ की सिटी लाइफ और भी फैक्टर्स की वजह से डेवलप हुई थी, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आज के ज़माने में ये मेसोपोटामिया रिपब्लिक ऑफ इराक का पार्ट है। तो इस जगह पे मेसोपोटामिया में सुमेरियन, अकेडियन और अरेमिक, ये तीन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी। फर्स्ट लैंग्वेज जो मेसोपोटामिया में आई थी वो थी सुमेरियन। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि विच वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया। सो दैट वॉज सुमेरियन। अराउंड 2400 BCE इट वॉज कॉल्ड अकेडियन सिविलाइजेशन। नाउ व्हाट इज BCE? सबसे पहले हमारा that is Christ era, that is Anno Domini and this is before Christ era। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 0 इसे हम लिख लेते हैं। इस टाइम पे जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था और उससे जो पहले के साल है उन्हें हम BCE मानते हैं। और एनो डोमिनी यानी कि क्रिस्ट के जन्म के बाद, जीसस क्रिस्ट जी के जन्म के बाद। अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ 100 AD, इसका मतलब क्या होगा? 100 years आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। और अब कौन सा ईयर चल रहा है? 2022 AD वी कैन से 2022 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। और अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ 2400 यानी कि 2400 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे 2400 BC बोला गया है, यानी कि 2400 साल पहले, जीसस क्रिस्ट के बर्थ से 2400 साल पहले जो है अकेडियन सिविलाइजेशन यहाँ पर आ गई थी। सबसे पहले मेसोपोटामिया में सदर्न रीजन सुमेर नाम से जाना जाता है। इस रीजन को हम सुमेर बोलते थे। देन कुछ सालों बाद यहाँ पर अकेडियन लोग आ गए, तो इसको हम अकड़ बोलने लगे, AKKAD, ओके। एंड आफ्टर सम टाइम यहाँ पर एक सिटी जो है एमर्ज हुई, जिसे हम बेबीलोन बोलते हैं। तो सबसे पहले सुमेरियन पॉपुलेशन की वजह से फर्स्ट लैंग्वेज जो डेवलप हुई वो थी सुमेरियन। कुछ टाइम बाद यहाँ पर अकड़ स्पीकर आ गए, अकेडियन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई। एंड आफ्टर सम मोर टाइम यहाँ पर एक और नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस थी जो कि अरेमिक थी, ठीक है। और ये अरेमिक लैंग्वेज आज के ज़माने में इराक के कुछ पार्ट में बोली जाने वाली हेब्रू लैंग्वेज के सिमिलर है। यानी कि इराक जो कंट्री है उसके कुछ पार्ट्स में एक लैंग्वेज बोली जाती है जिसे हम हेब्रू बोलते हैं, और अरेमिक लैंग्वेज इसी लैंग्वेज से सिमिलर थी। मेसोपोटामिया इज फेमस फॉर लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, राइटिंग, सिटी लाइफ एंड ट्रेड। अब हम ये मेसोपोटामिया पढ़ रहे हैं, कुछ तो ऐसा खास हुआ होगा इस मेसोपोटामिया में जो आज हम इसे पढ़ रहे हैं। तो मेसोपोटामिया इसके लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, राइटिंग, सिटी लाइफ और ट्रेड के लिए जाना जाता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। मेसोपोटामिया के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं या फिर मेन सिटीज़ हैं वो कौन है? मारी, बेबीलोन और एक अलग सिटी है उरुक। तो दीज आर द मेन सिटीज़ ऑफ मेसोपोटामिया। इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। एग्रीकल्चर बिगैन बिटवीन 7000 एंड 6000 BC इन द मेसोपोटामिया, यानी कि क्रिस्ट के जन्म से 6 से 7000 साल पहले मेसोपोटामिया में एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हो गई थी। अब हम देखने वाले हैं जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ मेसोपोटामिया, यानी कि मेसोपोटामिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे कि कहीं पर है स्टेपीज, कहीं पर माउंटेन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जियोग्राफिकल फीचर्स में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेसोपोटामिया इन द नॉर्थ अ प्लांट कॉल्ड स्टेपी। मेसोपोटामिया में सबसे पहले हम देखते हैं, सपोज ये है मेसोपोटामिया, इसके नॉर्थ रीजन में है स्टेपीज। आपको स्क्रीन पर इमेज दिख रही होगी, तो ये है स्टेपीज, ठीक है। ये दूर तक फैले हुए घास के मैदानों को स्टेपीज बोलते हैं। और ईस्ट साइड में जो है माउंटेन्स ऑफ ईरान लोकेटेड है, एंड सदर्न रीजन में डेजर्ट है। लेकिन जो डेजर्ट रीजन है उसी ने सबसे ज़्यादा फ्लॉरिश किया था। अब इसके फ्लॉरिश होने का क्या रीज़न था, कि क्यों इतना प्रोडक्टिव रीजन बन गया था?
क्योंकि यहाँ पर 2 रिवर्स थी, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया था। आप देखेंगे क्या रोल प्ले किया था। मेसोपोटामियन ग्रीव wheat, barley, peas और lentils. They also produce meat, milk and wool in abundance. मेसोपोटामिया में वीट, बार्ले, पीस और लेंटिल्स इनकी खेती भी होती थी और वो मीट, मिल्क और वूल ये चीज़ें भी एबेंडेंस में उगाते थे। यानी कि हमने देखा यहाँ पर बहुत प्रॉस्पेरिटी थी। अब वीट, बार्ले, पीस ये तो एग्रीकल्चर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे। एग्रीकल्चर कहाँ होता था? जो हमारा ग्रीन लैंड था, जहाँ पर माउंटेन्स थी ना, वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता था। और जहाँ पर स्टेपीज थी वहाँ पर एनिमल हर्डिंग को प्रेफर करते थे लोग, जिसकी वजह से मीट, मिल्क, वूल ये चीज़ें भी अबेंडेंस में होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक मात्रा में होती थी। और जो मेसोपोटामिया की जो 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, यूफ्रेट्स और टिग्रिस से उनसे लोगों को फिशेस भी मिल जाती थी। तो हमने क्या क्या देखा? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, एनिमल प्रोडक्ट्स की और फिशेस की, और डेट पाम इन समर, डेट पाम यानी कि खजूर की जो है अबेंडेंस मिलती थी यहाँ पर मेसोपोटामिया में। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डेजर्ट ने क्या रोल प्ले किया है? डेजर्ट क्यों इतना प्रोडक्टिव था? डेजर्ट में हमारी एक रिवर एंटर करती है, जैसे हम यूफ्रेट्स बोलते हैं, और एंटर करते ही वो चैनल्स में बट जाती है। चैनल्स में बटने के बाद क्या होता है? देखो, जब यूफ्रेट्स एंटर करती है तो वो अपने साथ लेके आती है सिल्ट, जिसकी वजह से यहाँ पर सिल्ट डिपॉजिट होता है। सिल्ट का मतलब होता है फाइन मड, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत सुटेबल होती है, जिसकी वजह से हमारे डेजर्ट एरिया में भी हम एग्रीकल्चर, ये मेसोपोटामियंस एग्रीकल्चर कर पाए। अब ट्रिब्यूटरीज, अब ये जो रिवर है यूफ्रेट्स, ये बहुत सारे पार्ट्स में बट गई। पार्ट्स में बटने के बाद क्या हुआ? इन्होंने एज अ नेचुरल कैनल का रोल प्ले करा, यानी कि किन्हीं किन्हीं के फील्ड्स होंगे यहाँ पर तो आराम से यहाँ पर इनकी फील्ड्स में पानी पहुँच रहा था। डेजर्ट एरिया में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, तो यूफ्रेट्स ने बहुत मेजर रोल प्ले किया, जिसकी वजह से ये डेजर्ट वाला रीजन भी बहुत फ्लोरिश हुआ। अब हम देखने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। अर्बन इकोनॉमीज कंप्राइज बिसाइड्स फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चर्स एंड सर्विसेज। अब अर्बनाइजेशन के लिए सिर्फ हमें फूड प्रोडक्शन का ही ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए होता, बल्कि अर्बन इकोनॉमीज़ को बहुत सारी चीज़ें चाहिए, फैक्टर्स चाहिए फ्लॉरिश करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। पहले के ज़माने में जिस टाइम पे मेसोपोटामिया की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, उस टाइम पे विलेज किसे बोला जाता था? विलेज एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर लोग अपने सारे काम खुद करते थे, यानी सेल्फ सफिशिएंट होते थे लोग। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को फूड चाहिए तो वो अपने खुद का एग्रीकल्चर करेंगे, किसी को एनिमल प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो खुद की एनिमल हर्डिंग करेंगे। तो ऐसी जगह को हम विलेज बोलते हैं, जहाँ पे सारे लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। लेकिन अर्बन इकोनॉमीज़ क्या होती हैं? जहाँ पर लोग डिपेंड होना स्टार्ट करते हैं, सारा काम खुद ना करके दूसरों पे भी डिपेंड होते हैं, जहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर स्टार्ट होता है, उस चीज़ को हम अर्बन इकोनॉमीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कुछ कार्विंग करनी है, फॉर एग्जांपल हमने मेसोपोटामियंस ने लिखना स्टार्ट कर दिया और उन्हें कुछ कार्व करना है स्टोन के ऊपर, तो कार्वर तो अपना काम सिर्फ कार्वर ही कर पाएगा ना। कार्वर को तो वो जॉब आती है, लेकिन स्टोन लाना, क्या स्टोन कार्वर लेके आएगा? नहीं। क्या उसके ऊपर लिखने के लिए जो सामान होता है वो कार्वर लाएगा? नहीं। तो कार्वर का सिर्फ काम क्या है? कार्विंग करना। तो यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर स्टार्ट हो गया ना, तो इस चीज़ को हम अर्बन इकोनॉमीज़ में देखते थे। डिवीज़न ऑफ लेबर स्टार्टेड इन अर्बन लाइफ। तो अर्बन इकोनॉमीज़ के लिए सिर्फ फूड प्रोडक्शन का एबेंडेंस में होना ज़रूरी नहीं होता, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ये भी चीज़ें हैं, इन्वॉल्व होती हैं अर्बन इकोनॉमीज़ में। देयर मस्ट बी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस टू हैंडल ऑल दीज। इतने सारे काम को हैंडल करने के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि अगर कार्विंग करनी है तो स्टोन कौन लाएगा, उसके ऊपर वर्क करने के लिए वेपन्स कौन लेके आएगा, जो भी चीज़ें हैं, मेटल कौन लेके आएगा, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ये कौन लेके आएगा? तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि ये पर्सन ये चीज़ लेके आएगा, दिस पर्सन विल ब्रिंग दिस वन। तो ये सारी चीज़ें हमारी अर्बन इकोनॉमीज़ में स्टार्ट हो जाती हैं। अर्बन इकोनॉमीज़ रिक्वायर कीप राइटिंग रिकॉर्ड्स। और अगर इकोनॉमीज़ में इतना ज़्यादा ट्रेड कॉमर्स होगा, ज़रूरी थोड़ी है मेसोपोटामिया में फूड रिसोर्सेज इतने एबेंडेंस में है तो मिनरल रिसोर्सेज भी हैं। वैसे मेसोपोटामिया में मिनरल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत 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 कम मात्रा में थे, तो उन्हें ये रिसोर्सेज जो हैं दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पड़ते थे, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें रिटर्न रिकॉर्ड्स भी रखने पड़े। रिटर्न, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, बाहर से हमने क्या मंगवाया है, इस पर्सन ने मेरे से क्या खरीदा, मतलब ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स की भी आवश्यकता पड़ने लगी, जिससे राइटिंग का इंट्रोडक्शन हुआ था। मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया में मिनरल रिसोर्सेज जो हैं वो इतने नहीं थे, बहुत कम थे। तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो ये मिनरल्स दूसरी कंट्री से या दूसरे रीजन से इंपोर्ट करवाते थे। तो ऐसे गुड्स का मूवमेंट होता था सिटीज़ में। तो मेसोपोटामिया ये सारी चीज़ों का ट्रेड करता था, जो उनके पास एबेंडेंस में होता था उनको वो एक्सपोर्ट करते थे, और जो चीज़ें मेसोपोटामिया में कम अमाउंट पे थे उनको वो इंपोर्ट करते थे, जैसे कि मिनरल्स, वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, ये टर्की से और ईरान से मंगवाते थे, और अक्रॉस द गल्फ और भी रीजन से मंगवाते थे, क्योंकि इन रीजन में एग्रीकल्चर का लेस स्कोप था और ये जो मिनरल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे। तो मेसोपोटामिया के जो एबेंडेंस वाले रिसोर्सेज हैं वो ये एक्सपोर्ट कर देते थे, और ऐसे रिसोर्सेज ये अपनी जगह पे इंपोर्ट करवाते थे।
सो देयरफॉर रेगुलर एक्सचेंज वर पॉसिबल हेयर बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो रेगुलर एक्सचेंज जो है वो सिर्फ सोशल ऑर्गेनाइजेशन से ही पॉसिबल होगा। अगर सब लोगों का अलग अलग वर्क होगा तभी तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। सो फॉरेन एक्सपेंडिशंस एंड डायरेक्ट एक्सचेंजेस वर इनिशिएटेड बाय पीपल ऑफ सदर्न मेसोपोटामिया। ये फॉरेन एक्सपेंडिशंस और ये डायरेक्ट एक्सचेंज का काम कौन करते थे? सदर्न रीजन ऑफ मेसोपोटामिया, क्योंकि ऊपर वाले रीजन में जो है स्टेपीज वाला एरिया, नॉर्दर्न रीजन तो स्टेपीज का था, तो सदर्न वाला रीजन इस वजह से बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो रहा था क्योंकि यहीं पर फॉरेन एक्सपेंडिशंस और डायरेक्ट एक्सचेंजेस का इनिशिएटिव लिया गया था। अब अर्बन डेवलपमेंट करना है तो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो था वो बहुत चीपेस्ट मोड था ट्रांसपोर्ट का। ये जो कैनाल्स थे और ये नेचुरल चैनल्स थे यूफ्रेट्स के, वर इन फैक्ट रूट्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल सेटलमेंट्स। जो बड़ी बड़ी और छोटी छोटी सेटलमेंट्स थी उनके बीच में ट्रेड का बहुत अच्छा जरिया था ये यूफ्रेट्स के छोटे छोटे चैनल्स, नेचुरल चैनल्स। ये बहुत चीप भी पड़ते थे क्योंकि अगर हम एनिमल्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करवाते तो वो उनको बहुत कॉस्टली पड़ जाता, क्योंकि एनिमल्स तो बहुत टाइम लेंगे एक चीज़ को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में। प्लस अगर एनिमल से ये ट्रांसपोर्ट करवाएंगे तो इन्हें खाना भी तो खिलाना पड़ेगा। तो देयरफॉर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन चीज़ थी वो रिवर थी। कौन सी रिवर? यूफ्रेट्स। तो यूफ्रेट्स ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था ट्रांसपोर्टेशन में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। टू कन्वे मैसेजेस ऑरली इन इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम बोलकर किसी को अपने मैसेजेस, अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। रिटन स्क्रिप्ट हैज स्पोकन साउंड्स एंड नोन एज विजिबल साइन। जो रिटन स्क्रिप्ट है उसके अंदर हम बोलते हैं, जो साउंड हम बोलते हैं उसी के कुछ साइंस होते हैं जो हम देख पाते हैं। फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स रिटन अराउंड 3200 BCE। जो सबसे पहले मेसोपोटामियन टैबलेट्स हैं वो 3200 BCE के अराउंड लिखे गए थे। टैबलेट्स आपको स्क्रीन पर इमेज विजिबल होगी। ये क्ले के या फिर मिट्टी के ऐसे इस शेप के, इनको हम टैबलेट्स बोलते थे। जब ये रॉ होते थे या फिर जब ये गीले होते थे तब इनके ऊपर लिखा जाता था और आफ्टर दैट सूखने के बाद ये बिल्कुल परमानेंट हो जाते थे। तो फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स 3200 BC के अराउंड लिखे गए थे। मेसोपोटामियंस रोट ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले विद द हेल्प ऑफ रीड इन वेज शेप। वेज शेप कौन सी होती है? ये वाली शेप, ठीक है। इस शेप को हम वेज शेप बोलते हैं, ऐसे कांटे वाली, मतलब ऐसी नुकीली शेप को हम वेज शेप बोलते हैं। तो मेसोपोटामियन क्ले के टैबलेट्स के ऊपर लिखते थे इन वेज शेप रीड की मदद से। मतलब कि उनके सिंबल्स ये होते थे, ऐसे नुकीले सिंबल्स होते थे। यूनिफॉर्म क्या होता है? इस स्क्रिप्ट को, इस लिखने के ढंग को, मतलब उनके अल्फ़ाबेट्स कुछ इस शेप के होते थे, ऐसे नुकीले सारे ही। तो इस स्क्रिप्ट को हम यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। यूनिफॉर्म राइटिंग इज द अकेडियन लैंग्वेज कंटिन्यू टू बी यूज्ड फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म राइटिंग जो थी वो सुमेरियन लैंग्वेज की जाती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद यूनिफॉर्म लैंग्वेज राइटिंग नहीं, मतलब इसी स्क्रिप्ट में लिखते थे लेकिन दूसरी लैंग्वेज थी, वो अकेडियन लैंग्वेज हो गई थी। तो ये फर्स्ट सेंचुरी तक इसका यूज चला था। राइटिंग वॉज सीन एज अ साइन ऑफ सुपीरियरिटी फॉर मेसोपोटामियन अर्बन कल्चर। अब ये मेसोपोटामियन अर्बन कल्चर का बहुत सुपीरियरिटी शो करने का एक साइन था राइटिंग, क्योंकि उस टाइम पे राइटिंग एक बहुत बड़ी बात थी। नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया। उरुक एक इंपॉर्टेंट सिटी थी, टेम्पल्स एंड किंग। तो हमारी सिटीज़ कैसी थी, कैसे डेवलप हुई थी? कुछ सिटीज़ ऐसी थी जो टेम्पल्स के अराउंड डेवलप हो गई थी, कुछ सिटीज़ ऐसी थी जो कि ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप हुई थी, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था तो ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप हो गई। कुछ सिटीज़ एज इंपेरियल सिटीज़ डेवलप हुई थी, यानी कि जहाँ पर किंग के राजमहल वगैरह होते थे, कुछ सिटीज़ ऐसे डेवलप हो गई। तो जो सिटीज़ एज टेम्पल के अराउंड डेवलप हुई थी वो थी उरुक। द अर्लिएस्ट सिटीज़ वर ऑफ वेरियस काइंड, अलग अलग तरह की थी। दोज दैट ग्रेजुअली डेवलप्ड अराउंड द टेम्पल्स। कुछ सिटीज़ ऐसी थी जो टेम्पल के अराउंड डेवलप हुई, जैसे कि उरुक। कुछ सिटीज़ ऐसी थी जो सेंटर ऑफ ट्रेड डेवलप हुई, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड होता था और फिर सिटीज़ डेवलप हो गई। और कुछ इंपेरियल सिटीज़ के रूप में, जहाँ पे राजा का राजमहल वगैरह होता था, एज इंपेरियल सिटीज़ डेवलप हुई। तो उरुक जो थी वो बहुत पुराने टेम्पल टाउन था। वहाँ पर अराउंड 3000 BCE उरुक ग्रू टू एनॉर्मस एक्सटेंट ऑफ 250 हेक्टेयर्स। 3000 BCE में उरुक जो था एक 250 हेक्टेयर्स तक फैल गया था। ट्वाइस टाइम्स लार्जर देन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से 2 गुना बड़ा एक सिटी हो गई थी हमारी उरुक जो थी, वो मोहनजोदारो से 2 गुना बड़ी हो गई थी। अराउंड 250 हेक्टेयर्स थी। द अर्लीस्ट टेम्पल वॉज मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक। जो सबसे पहले जो टेम्पल बना था वो अनबेक्ड ब्रिक, यानी कि जो ब्रिक्स पक्की नहीं होती थी, उन ब्रिक्स का सबसे पहला मंदिर बनाया गया था। ओवर टाइम टेम्पल्स बिकम लार्ज, और कुछ टाइम के हिसाब से ये जो टेम्पल्स थे ये बड़े होते चले जाते थे। तो जो हमारी उरुक जो सिटी थी वो टेम्पल्स के अराउंड ही डेवलप हुई थी। यहाँ पे जो पहला मंदिर बना था वो अनबेक्ड ब्रिक्स का बना था, और ये टाइम के साथ साथ ही टेम्पल्स बड़े होते चले गए, जैसे जैसे इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई। ये टेम्पल्स घर होते थे अलग अलग गॉड्स का, जैसे कि मून गॉड ऑफ उर, इन्ना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, ठीक है। द गॉड वॉज द फोकस ऑफ वर्शिप। यहाँ पर मंदिरों में लोग वर्शिप करने के लिए जाते थे गॉड की। पीपल ऑफर ग्रेन, तो मंदिर में लोग क्या क्या चढ़ाते थे? ग्रेन, कर्ड, फिश एज देयर ग्रैटिट्यूड।
ग्रेजुअली द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस, और धीरे धीरे इस मंदिर में ही स्पिनिंग, ग्राइंडिंग, ऑयल प्रेसिंग वॉज डन इन द टेम्पल। यानी कि पहले लोग क्या करते थे, यहाँ पे सिर्फ वर्शिप करने आते थे और धीरे धीरे लोगों का विश्वास बहुत बढ़ गया, तो यहाँ पर लोग चढ़ावा चढ़ाने लगे। और जैसे जैसे ये चढ़ावा बढ़ता गया, यहाँ पर लोगों ने तेल निकालना, स्पिनिंग करना, ग्राइंडिंग, आटा पीसना, ये सारे काम भी स्टार्ट कर दिए। तो ये एक अर्बन इकोनॉमी का मेन सेंटर भी तो बन जाएगा ना, ऐसे इतने सारे वर्क होंगे टेम्पल में। द किंग हैड हाई स्टेटस एंड अथॉरिटी टू कमांड द कम्युनिटी। तो किंग के पास हाई स्टेटस होता है उनकी कम्युनिटी को कमांड करने का। तो वॉर कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल वर पुट टू वर्क फॉर द टेम्पल। वॉर कैप्टिव्स यानी कि प्रिजनर्स, जो प्रिजनर्स थे, जैसे कि किंग ने एक दूसरी जगह पे जाकर लोगों से वॉर की और वो जगह जीत ली, उन लोगों को हरा दिया, तो वहाँ के लोगों को वो बंदी बना लेंगे, प्रिजनर्स बना लेंगे, और उनसे, और जो कॉमन पीपल है, लोकल पीपल, उनसे भी टेम्पल का काम करवाएंगे। ठीक है। और जो काम करते थे उनको काम के बदले में राशन मिलता था, क्लोथ मिलता था, ऑयल मिलता था, तो ये सारी चीज़ें दी गई थी। हमें कैसे पता चला कि भाई उन्हें काम के बदले क्या मिलता था? क्योंकि राशन की बहुत सारी लिस्ट हमें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है। अराउंड 3000 BCE ब्रॉन्ज टूल्स केम इनटू यूज़ इंक्रीजिंगली इन उरुक। 3000 BCE के अराउंड ब्रॉन्ज के जो टूल्स थे उनका बहुत ज़्यादा यूज़ स्टार्ट हो गया था उरुक सिटी में। एंड मार्कन एंड गिलगमेश वर द रूलर्स ऑफ उरुक। तो सबसे पहले कौन थे उरुक के जो रूलर? तो सबसे पहले एनमार्कर रूलर थे उरुक के, देन कुछ टाइम बाद गिलगमेश भी एक रूलर बने थे उरुक के। नेक्स्ट इज लाइफ इन द सिटी। मेसोपोटामियन सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली प्रैक्टिस होती थी। न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली नहीं होती थी, न्यूक्लियर फैमिली होती थी। फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली एंड द फादर्स प्रॉपर्टी, हाउस, हर्ट्स, फील्ड वर इनहेरिटेड बाय द सन्स। यानी कि जो पापा होते थे, फादर होते थे, वो फैमिली के हेड होते थे और फादर की प्रॉपर्टी उनके सन्स को, बेटों को जाती थी। ऑर्डिनरी हाउसेज ऑफ उर वर एक्सकेवेटेड सिस्टमैटिकली इन 1930। उर के जो ऑर्डिनरी हाउसेज हैं वो सिस्टम के अकॉर्डिंग 1930 में एक्सकेवेट हुए थे। नैरो विंडिंग स्ट्रीट्स। अब उर कैसी सिटी थी? बहुत पतली पतली नैरो गली, पतली पतली गली थी वहाँ पर। इरेगुलर शेप्स थी हाउस प्लॉट की, मतलब घर टेढ़े मेढ़े, मतलब अलग सी शेप में थे, किसी का घर बड़ा था, किसी का छोटा था। नो स्ट्रीट ड्रेन, कोई स्ट्रीट ड्रेन्स नहीं थे। अनपेव्ड स्ट्रीट्स इंडिकेट दैट देयर वर सुपरस्टिशंस अबाउट हाउसेज। कुछ सुपरस्टिशंस भी थी घर के अकॉर्डिंग, रिकॉर्डेड इन द ओमन टैबलेट्स, और ये सुपरस्टिशंस ओमन टैबलेट में रिकॉर्ड होती थी। तो अब ये सुपरस्टिशंस हम जानेंगे। तो पहली सुपरस्टिशन थी कि किसी भी घर का दरवाज़ा बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। अगर बाहर की तरफ खुलेगा तो माना जाएगा कि उस घर के जो हस्बैंड है, उस घर में जो हस्बैंड रहता है, उसकी वाइफ बहुत टॉर्चरर होगी, वो बहुत टॉर्चर करेगी उसके हस्बैंड के ऊपर। सेकेंडली, किसी घर के एक दरवाजे के सामने किसी और के घर का दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। तो ये कुछ सुपरस्टिशंस मानी गई थी। नाउ कॉमनर्स वर बरीड अंडर द फ्लोर ऑफ ऑर्डिनरी हाउसेज। जो कॉमन पीपल थे वो उनके घर के फ्लोर के नीचे बरी किए जाते थे। वेयर एज रूलिंग एलाइट्स, कुछ जीतने वाले लोग वो ग्रेव्स में बरी किए जाते थे। सम रिचेज लाइक ज्वेलरी, गोल्ड, वाइट शेल एंड लैपिस लजूरी एक बहुत ब्लू कलर का एक स्टोन है जो कि बहुत प्रेशियस स्टोन होता है। तो कुछ रिच लोग जो थे वो ग्रेव्स में बरी किए जाते थे, जबकि कॉमन लोग उनके ही घर में फ्लोर के नीचे बरी किए जाते थे। और जो रिच पीपल थे उनको गोल्ड की ज्वेलरी, वाइट शेल, लैपिस लजूली जैसे प्रेशियस स्टोन्स के साथ बरी किया जाता था। अब हम देखने वाले हैं मारी। तो सबसे पहले हमने कौन से सिटीज़ के बारे में देखा? उरुक, देन उर एंड नाउ मारी। उरुक क्या था? एक सिटी जो टेम्पल के अराउंड डेवलप हुई थी, और एक सिटी जो कि एज अ ट्रेडिंग सेंटर डेवलप हुई थी। एंड मारी एक ट्रेडिंग टाउन है। उर वॉज अ इम्पीरियल सिटी जहाँ पर राजा महाराजा का पैलेस होता था। नाउ मारी, आफ्टर 2000 BC द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी फ्लोरिश्ड। जो मारी है वो बहुत फ्लोरिश होने लगा। सम कम्युनिटीज़ इन द किंगडम ऑफ मारी हैड बोथ फार्मर्स एंड पेस्टोरलिस्ट। अब मारी जो रीज़न था, वहाँ पर कौन रहता था? वहाँ पर फार्मर्स और पेस्टोरलिस्ट रहते थे। मारी वॉज एक्सेप्शनली प्रॉस्पेरस। मारी एक्सेप्शनली प्रॉस्पेरस था। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये यूफ्रेट्स है, ये मारी है, तो ये यूफ्रेट्स के जो रिवर है उसके बहुत ज़्यादा पास था, और ये एक गेटवे था मेसोपोटामिया के लिए। मेसोपोटामिया में घुसने के लिए एक गेटवे माना गया है। तो जो लोग यहाँ पर, जो शिप्स यहाँ पर आती थी, जो बोट्स यहाँ पर आती थी, उन्हें मेसोपोटामिया में एंटर करने के लिए मारी वाले लोगों को टैक्सेस पे करने पड़ते थे। तो मारी ऐसे फ्लॉरिश होता चला गया। हर्डर्स नीड टू एक्सचेंज यंग एनिमल्स, चीज, लेदर इन रिटर्न फॉर ग्रेन एंड मेटल टूल्स। अब हमें पता है यहाँ पर फार्मर्स और पेस्टोरलिस्ट थे, तो जो हर्डर्स थे वो एनिमल प्रोडक्ट्स रखते थे जैसे कि चीज़, लेदर, और बदले में ये फार्मर्स थे उनके ग्रेन, मेटल टूल्स, ये सारे एक्सचेंज कर लेते थे। तो फर्स्ट रीज़न है मारी का फ्लॉरिश होने का कि यहाँ पर एक्सचेंज के जो एक्सचेंज था वो फार्मर्स और हर्डर्स के बीच में पॉसिबल हो रहा था। सेकेंडली, टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था जिसकी वजह से ये मारी जो किंगडम था ये फ्लॉरिश होने लग गया था। येट एट द सेम टाइम देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, ऐसा नहीं है कि ये एक्सचेंज कर लेते हैं आराम से, कई बार इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता था हर्डर्स और फार्मर्स के बीच में। अ फ्यू गेन द पावर टू एस्टेब्लिश देयर ओन रूल, दीज इंक्लूडेड द अकेडियन, एमोराइट्स, असीरियन एंड अरेमिक। कुछ जीत जाते थे जो कि अपना रूल एस्टेब्लिश कर लेते थे, जैसे कि अकेडियन, एमोरेट्स, असीरियन एंड अरेमिक। जो एमोरेट्स थे फाइनली यही रूलर बने थे मारी के।
नाउ द किंग्स ऑफ मारी वर एमोरिट्स। मारी के जो किंग्स थे वो कौन बने थे? एमोरिट्स, हु रिस्पेक्टेड नॉट ओनली द गॉड ऑफ मेसोपोटामिया, वो सिर्फ मेसोपोटामिया के गॉड को ही रिस्पेक्ट नहीं करते थे, बल्कि वो मारी की गॉड दगन यानी कि गॉड ऑफ स्टेपी को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि हमें पता है मारी एक स्टेपी एरिया में लोकेटेड था, नॉर्थ रीजन में लोकेटेड था, जिसकी वजह से वहाँ पर मारी जो गॉड ऑफ स्टेपी है उनकी भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट कीजिए, एंड इफ यू वांट द नोट्स प्लीज कमेंट मी डाउन, आई विल प्रोवाइड यू विद द PDF। थैंक यू।